हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी हमारी क्लासें चल रही थी उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो उसी भारतीय संविधान में इससे पहले की क्लास में यार मैंने बोला था कि दो हमारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम एक अलग नई क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिलहाल में इन दो अनुच्छेदों से रिलेटेड मैं इससे पहले भी क्लास ले चुका हूं, जो कि इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में हमारी दूसरी या तीसरी क्लास थी, ठीक है। लेकिन फिर से उस क्लास को आज हम अनुच्छेद के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इतने बेहतरीन ढंग से इसका अध्ययन करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर इस चैप्टर से बनता है तो वो हमारा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आज जो हम देखने वाले हैं वो पूरी तरीके से आज जो हमारी क्लास बेस्ड होने वाली है वो होगी उसी में। फिलहाल में इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं या रिवीजन मोड में लेते हैं। क्या लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने भाग 5 का अध्ययन किया था, भाग 5 जो कि अध्ययन कर भी रहे हम, और इसी के अंतर्गत हम संघ का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और इस संघ के माध्यम से हम इस संघ में संघ की कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और इसी कार्यपालिका के अंतर्गत भारतीय संविधान के ऐसे तमाम पद जो कि हमारे भारत के सर्वोच्च पदों में जिनकी गिनती की जाती है या संवैधानिक रूप से जिनको हम सर्वोच्च पद के नाम से जानते हैं, वो सारे के सारे पद इस संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिनका हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया। इसके पहले मैं एक बात ये अवगत करा देना चाहता हूं कि इसमें यार एक क्लास हमारी ये होगी एंड इसी के पश्चात में एक क्लास हम और अटेंड करेंगे, वो होगी सुप्रीम कोर्ट की, एंड इसके पश्चात में होगी कैग की। इसके पश्चात में ये चैप्टर 5 अर्थात भाग 5 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो पूरे क्लास का आनंद लीजिएगा और इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का आनंद लीजिएगा मेरे साथ में कि हमारे जो भी संविधान सभा में बैठे राजनीति के विशेषज्ञ थे या जो भी हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारत का संविधान लिख करके या निर्मित करके इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक से क्या कर गए, पलायन कर गए, हमेशा और हमेशा के लिए, ठीक है। और इन्हीं नियम और कानूनों से या इन्हीं पूरे के पूरे प्रावधानों के अनुसार भारत देश की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या जो भी हमारे समाज की व्यवस्था है वो एकदम बेहतरीन अंदाज में संचालित हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं इसी में। सर्वप्रथम इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग पहले उसको अटेंड कीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसी में हम लोगों ने अनुच्छेद 123 तक की बात की थी, लेकिन उसमें मैंने दो आर्टिकल नहीं बोला था, यानी दो हमारे अनुच्छेद ऐसे थे जिनको मैंने बोला था कि एक नई क्लास के माध्यम से हम इनको अध्ययन करेंगे। एक था हमारा 118 और एक था हमारा अनुच्छेद 119, ठीक है। फिलहाल में ये क्लास आपको शुरुआती दौर में जो भी हमारी क्लास है ये पॉलिटी के शुरुआती दौर में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पे हम लोगों ने कुछ चीजों की चर्चा की थी और यहाँ पे हम भरपूर एक बेहतरीन अंदाज में अध्ययन करेंगे इन दोनों आर्टिकलों का, वो की अनुच्छेदों के माध्यम से होगी, ठीक है।
इनमें क्या प्रावधान किया गया, तो इनमें जो भी हमारे संविधान सभा में बैठे सदस्य थे उन्होंने ये प्रावधान किया कि अनुच्छेद 118 में बोला गया है संसद की प्रक्रिया के संदर्भ में, यानी जो भी हमारे पार्लियामेंट का प्रोसीजर सिस्टम होगा वो सारा का सारा सिस्टम हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद 118 के अंतर्गत आता है। यानी एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो अनुच्छेद 118 ये क्या प्रावधान करता है, तो ये संसद की प्रक्रिया के संदर्भ में या संसद की प्रक्रिया का प्रावधान करता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एंड इसी के अंतर्गत ये जो अनुच्छेद 119 है ये भी संसद से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, इसमें इसी संसद के ये इसमें प्रक्रिया का प्रावधान और 119 में संसद के कुछ नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है, नियम और कानूनों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल में ये थोड़ा सा बड़ा था, इस कारणवश इसकी हम अलग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पहले ये देखते हैं कि प्रक्रिया हमारी क्या होती है, दोनों को मिक्स करके ही पढ़ते हैं फिलहाल में, क्योंकि दोनों हमारे आर्टिकल क्या है, संसद से ही रिलेटेड है। फिलहाल में देखते हैं इसी में संसद की प्रक्रिया में यार अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि संसद की प्रक्रिया के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम हमको ये याद रखना है कि संसद में जो भी हमारा समय होता है वो 3 से 4 प्रकार का समय होता है, ठीक है फिलहाल में। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग एक तथ्य और देखते हैं कि संसद में हमारे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र एंड शीतकालीन सत्र। इन्हीं सत्रों के माध्यम से संसद में हमारे किसी भी प्रकार का कोई विधेयक, कोई बिल हमारे बनाया जाता है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जो भी वहां पे मंत्रीगण होते हैं या सांसदगण होते हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से बहसबाजी या चर्चा करते हैं उस पूरे के पूरे विधेयक पे इन तीनों सत्रों में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये हमारे 3 सत्र होते हैं, इन तीनों सत्रों में ही हम लोग अध्ययन करेंगे कि संसद के हमारे 4 क्या होते हैं, समय होते हैं। देखते जाइएगा सारी बातों को और मेरे साथ आनंद लीजिएगा इस पूरे के पूरे संसद का। देखते हैं इसी में क्या बात करते हैं कि संसद में हमारे 4 समय होते हैं। पहला एक बात ये याद रखेंगे कि संसद खुलता कब है, संसद का समय है हमारे 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का, ठीक है। यानी 11 बजे ये ओपन होता है और शाम को 6 बजे क्या होता है, बंद होता है। इसी के मध्य में जो भी सारी प्रक्रियाएं संसद के अंतर्गत होती है या जो भी सारी कार्यवाही संसद के अंतर्गत होती है वो सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी इन्हीं दोनों प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 119 पूरी तरीके से संसद के संदर्भ में ही हमारा क्या करता है, बात करता है। इसी के संदर्भ में देखते हैं इस 11 बजे से 6 बजे तक के समय को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसा, पहला हो गया हमारा प्रश्नकाल, देखते चलिएगा सारी बातों को, ये संसद के समय है, ठीक है। 4 भागों में डिवाइड करते हैं इस पूरे के पूरे संसद के समय को, यानी इसमें पहला हो गया प्रश्नकाल, दूसरा हो गया शून्यकाल एंड तीसरा हो गया इसमें लंच। शून्यकाल के बाद में इसमें लंच हो जाता है जिसमें कि सारे के सारे मंत्रीगण या सांसदगण नाश्ता वगैरह करते हैं। एंड इसी के पश्चात में लास्ट में जो हमको अध्ययन करना है वो आती है उसके पश्चात में संसद की प्रक्रिया या फिर बाद में इसमें क्या होती है, बहसबाजी होती है किसी भी विधेयक पर या किसी भी बिल पर, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्नकाल होता है
इसका जो समय होता है वो शुरुआती 11 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य में ये हमारा प्रश्नकाल चलता है। एंड 12 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य में ये हमारा शून्यकाल चलता है। एंड 1 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य में संसद का लंच होता है। एंड 2 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य में क्या होता है, संसद की पूरी प्रक्रिया हमारे क्या होती है, संचालित होती है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। ये पूरे संसद के क्या है, 4 समय होते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल में क्या होता है, बेसिकली अभी हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि ये हमारा प्रश्नकाल क्या होता है। ये 11 से 12 बजे तक के बीच का जो समय होता है ये केवल और केवल प्रश्नकाल का ही होता है। इसमें जो हमारे विपक्ष होते हैं वो हमारे मंत्रियों से या सांसद से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कि आपकी सरकार में ये कार्य कैसे हुआ, ये कार्य होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी सारे प्रश्न हमारे विपक्ष के द्वारा जिसकी सरकार होती है उनसे पूछे जाते हैं तो वो हमारा प्रश्नकाल के अंतर्गत आता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी 1 घंटे चलती है 11 से 12 के मध्य में। दूसरा ये शून्यकाल होता है। शून्यकाल अर्थात 12 से 1 बजे तक का समय। ये शून्यकाल हमारे भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये बेसिकली मीडिया के द्वारा दिया गया हमारा एक शब्द है जो कि 1962 में मीडिया ने इस नाम को दिया था कि एक हमारा संसद में काल और होगा, अर्थात एक समय हम लोग और निर्धारित करते हैं जिसको हम लोग शून्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड उसके पश्चात में लंच होता है 1 घंटे का, जिसमें सारे जो मंत्री वगैरह होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं, बेसिकली लंच वगैरह, नाश्ता वगैरह सारा सिस्टम होता है। ठीक है, फिलहाल में सारी फैसिलिटीज उपलब्ध होती है हमारी संसद में। ठीक है, कैंटीन की भी व्यवस्था, तो सारा मजा मारते हैं मंत्री लोग। एंड इसी के पश्चात में ये हमारी 2 से 6 बजे की ये जो प्रक्रिया होती है, सबसे लंबा समय 2 से 6 के मध्य में होता है। और इसी मध्य में हमारी संसद की पूरी कार्यवाही संचालित होती है। जो भी विधेयक बनाना होता है, जो भी बिल बनाना होता है, या किसी अन्य संदर्भ में अगर किसी भी रूप में चर्चा या बहस की आवश्यकता होती है तो वो हमारे बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये 2 से 6 के मध्य में होती है। ठीक है, तो इन 4 समय को हमको याद रखना है। इन सारी चीजों को अगर हम समझ चुके हैं तो यहाँ पे एक नोट डालिएगा। नोट ये डालिएगा कि संसद में बेसिकली हम लोग इसके पहले अनुच्छेद 112 मैंने पढ़ाया, जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और यह जो कटौती प्रस्ताव होता है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसे? एक हम लोगों ने अध्ययन किया कि अगर धन को ज्यादा हमारे खर्च किया जा रहा है सरकार के माध्यम से तो विपक्ष उस पर कटौती प्रस्ताव लाता है। ठीक है, और एक होता है हमारा समय की कटौती, अर्थात संसद में किसी बहस के माध्यम से या किसी अन्य मुद्दे पे जो चर्चा चल रही होती है, अगर उसमें अध्यक्ष महोदय हमारे देखते हैं या विपक्ष हमारा ये चीज देखता है कि हमारे संसद में ये समय की बर्बादी हो रही है या समय को वेस्ट किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम कटौती प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो कटौती प्रस्ताव कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक हुआ हमारा धन की कटौती के लिए जिसको हम लोगों ने अनुच्छेद 112 में देखा था। एंड एक होता है हमारा कौन? समय को बचाने के लिए। ठीक है, यानी पहला हुआ धन को बचाने के लिए। ठीक है, और एक होता है समय को बचाने के लिए। समय को बचाने के लिए संसद में एक हमारा ये भी प्रस्ताव होता है। और समय को बचाने के लिए जो हमारा कटौती प्रस्ताव होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा साधारण कटौती, साधारण कटौती। एंड दूसरा हो गया हमारा घटकों में कटौती, घटकों में
कटौती एंड इसी में तीसरा आता है हमारा कंगारो। क्या आता है? कंगारो कटौती। ये तीनों के तीनों हमारे क्या होते हैं? समय की बचत को लेकर के इन तीनों ही कटौतियों का प्रयोग किया जाता है विपक्ष के द्वारा, जिसमें कि पूरे के पूरे संसद के समय को क्या किया जाता है? बचाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारी बहसबाजी हो या ज्यादा से ज्यादा जिस संदर्भ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हम उसी टॉपिक को छेड़े जिसका एक प्रकार से बोले मान्य हो। अमानवीय तरीके से हम व्यर्थ में समय को क्या ना करें, गंवाए नहीं। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। और फिलहाल में ये धन की जो कटौती होती है इसको हम लोगों ने देखा ही था, ये भी 3 प्रकार की ही होती है कि अगर जो भी हमारी सत्ता में सरकार होती है उसके द्वारा अगर ज्यादा धन खर्च किया जाता है सरकारी खजाने से तो विपक्ष उस पर कटौती प्रस्ताव लाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एक हमारा नीतिगत कटौती, दूसरी अर्थगत कटौती एंड तीसरी सांकेतिक कटौती। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस तरीके में 6 हमारे कटौती प्रस्ताव होते हैं, तो हमको 6 याद 6 रखने हैं, लेकिन इसको हमने ये इस तरीके से भी याद रखना है कि धन के संदर्भ में कितने और समय के संदर्भ में कितने। ठीक है, तो ये हमारे कटौती प्रस्ताव भी याद रखने हैं। बात करते हैं इसी में, अगर इतनी सारी चीजों को हम लोग समझ चुके हैं तो देखते हैं इसी में एक एक करके। प्रश्न काल क्या होता है, शून्य काल क्या होता है, लंच प्रक्रिया एंड जो भी सारा सिस्टम हमारा संसद के संदर्भ में होगा उसकी पूरी चर्चा आज हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में पहला जो हमारा आता है वो आता है प्रश्न काल। क्या आता है? प्रश्नकाल, जो कि हमारा ये संसद का 11 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य में ये हमारा होता है। और फिलहाल में इस समय अगर वर्तमान की स्थिति में बात करें तो संसद में हमारा इस समय बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र की अगर बात करें तो बजट सत्र हमारा फरवरी से लेकर के मई के मध्य में जो भी हमारे संसद में सत्र चलता है या बैठक होती है उसी को हम लोग बजट सत्र के नाम से जानते हैं। और इस पूरे के पूरे बजट सत्र में अगर हम लोग अब वर्तमान की स्थिति में ये भी बात करें कि वहां पे कितने प्रकार के समय, तो 4 प्रकार के, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आज हम देखने वाले हैं। यार बेसिकली हम इसको चैप्टर के बेस पे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बेसिकली संसद से जोड़ करके ही पढ़ते हैं कि हमारे संसद में इन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र बड़े ही बेहतरीन तरीके से डेली हमारे मंत्रीगण या जो भी हमारे सांसद हैं वो इन सारी चीजों से डेली गुजरते हैं। बस फर्क क्या है कि वो सारे लोग वहां पे अपना सारा सिस्टम करते हैं और हमको यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए छोड़ दिया कि बेटा आप इस पॉलिटी के माध्यम से हमारी चीजों को जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम उसको एक बुक के माध्यम से या एक किताब के माध्यम से अध्ययन करते हैं जो कि बेसिकली इस राजनीति व्यवस्था में हमारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ने के उद्देश्य से तो जानना ही चाहिए और पढ़ने के साथ साथ में जो भी सारा प्रोसीजर पार्लियामेंट अर्थात संसद में होता है वो यही सारा सिस्टम होता है, कुछ अलग से वहां पे घटनाएं हमारी नहीं होती हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में प्रश्नकाल अर्थात 11 से 12 का समय हमारे क्या होता है। ये हमारा विपक्ष के द्वारा हमारे सांसद और मंत्रियों से पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल में एक बात बोले दे रहे हैं कि जो भी सारा सिस्टम वहां पे होता है वो विपक्ष के द्वारा ही जिसकी सरकार होती है उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न केवल उन्हीं से पूछा जाता है जो कि मंत्री होते हैं। संसद का अगर कोई भी सदस्य है तो उससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अर्थात संसद में तो यार बेसिकली राज्यसभा लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे 545 जो सदस्य हैं वो हमारे मंत्री ही हों। ठीक है, तो पूरे के पूरे तौर से जो 545 सदस्य लोकसभा में बैठे हैं वो बेसिकली सारे मंत्री नहीं होते हैं।
उनमें से जो भी हमारे में एक प्रकार से बोले तो ये जो मंत्री होते हैं ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रधानमंत्री जी जिनको चाहेंगे उनको वो एक प्रकार से बोले तो मंत्री पद दे सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब वही होता है जिसकी सरकार होती है और मंत्री प्रधानमंत्री जी जिनको चाहेंगे वो फिर यार अपने अनुसार राष्ट्रपति महोदय से कह करके वो मंत्री पद किसी को भी दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसी संदर्भ में ये जो प्रश्न पूछा जाता है ये उन्हीं मंत्रियों से ही पूछा जाता है। और एक प्रकार से ये जो प्रश्नकाल का समय होता है इस प्रश्नकाल में जो विपक्ष हमारे मंत्रियों पर अपने शब्द रूपी कटाक्ष छोड़ते हैं वो 4 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, या एक प्रकार से बोले तो 4 प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन से? पहला हुआ हमारा तारांकित प्रश्न। कौन सा? तारांकित प्रश्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड दूसरा अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा इसी में आता है अल्प सूचना पत्र, अल्प सूचना प्रश्न के नाम से जानते हैं। एंड इसी में जो चौथा आता है या जो चौथा अध्ययन करना है वो आता है हमारा गैर सरकारी सदस्यों से, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न के नाम से जानते हैं। इसमें एक प्रकार से तारांकित को हम लोग ओरल भी बोलते हैं यानी मौखिक रूप से, अतारांकित को एक प्रकार से रिटन क्वेश्चन अर्थात लिख करके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्प सूचना एंड गैर सरकारी, ठीक है। इसी में ये जो अल्प सूचना होता है इसमें अध्यक्ष महोदय से 10 दिन के पहले परमिशन ली जाती है, ठीक है। फिलहाल में एक एक करके देखते हैं कि तारांकित प्रश्न हमारे क्या होते हैं। ये इसी प्रश्न काल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, जो कि 11 से 12 के मध्य में ये समय चलता है। तो वो जो विपक्ष होगा वो इन 4 प्रकार के माध्यमों से हमारे मंत्रियों से क्वेश्चन करेगा। पहला तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है? इसको हम लोग ओरल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, अर्थात मौखिक रूप में जो भी हमारे विपक्ष होते हैं वो किसी भी मुद्दे को लेकर के या किसी भी हमारी विधेयक को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के जो विपक्ष होता है वो हमारा क्या करता है कि जो भी हमारे मंत्रीगण होते हैं उनसे ओरल यानी मौखिक रूप में सवाल पूछता है कि आपकी सरकार बेसिकली समझते हैं जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट का अपना एक मंत्री है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा विभाग से रिलेटेड हमारा मंत्री है जो कि एक प्रकार से बोले तो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा विभाग का मंत्री है। अब विपक्ष के द्वारा उस शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने बोला था कि हमारी सरकार शिक्षा के मामले में ये सारे कार्य करेगी, तो क्या ये सारे कार्य हुए, और हुए तो हमको बताए जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से मौखिक रूप से जो भी प्रश्न हमारे एक प्रकार से मंत्रियों से पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे प्रश्न हमारे किसमें आते हैं? तारांकित प्रश्नों में आते हैं। एंड इस तारांकित प्रश्नों में एक हमारा शब्द और यूज होता है जिसको हम लोग पूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यानी इसी तारांकित प्रश्न में एक प्रश्न और विपक्ष बना देता है जिसको हम लोग पूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। ये पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न वो होता है कि एक प्रकार से जैसे अभी मैंने बोला कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या विपक्ष के द्वारा शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया, शिक्षा मंत्री जी ने उसका आंसर भी दिया, लेकिन ये जो आंसर होता है ये तुरंत नहीं दिया जाता है, कुछ देर इस पर बहसबाजी होती है, चर्चा वगैरह होती है, उसके पश्चात में ये हमारा क्या होता है कि इसका आंसर या उत्तर हमको विपक्ष को दिया जाता है। और उसी के पश्चात में विपक्ष भी हमारा कम चतुर या चालाक नहीं होता, वो उतनी बात से हमारा संतुष्ट नहीं होता, तो वो उस पे क्रॉस क्वेश्चन करता है, यानी जो भी प्रश्न उसने मंत्री जी से पूछा
मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन उतने स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं दिया, तो विपक्ष और उस प्रश्न का और ज्यादा स्पष्टीकरण करने के लिए एक प्रश्न और पूछता है उसी संबंध में, जिसको हम पूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो पूरक प्रश्न क्या होता है? ये उसी प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए, यानी पूरी तरीके से संतुष्ट होने के लिए ये विपक्ष हमारा एक प्रश्न और पूछता है, जिसको हम पूरक प्रश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है। तारांकित प्रश्न क्या होता है एंड इस तारांकित में हमारा ये पूरक प्रश्न क्या होता है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब यार एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट कीजिएगा कि जो भी हमारे विपक्ष का व्यक्ति होगा, यानी एक पॉइंट यहाँ पे ये हमारा नोट करने वाली बात है कि क्या कोई भी विपक्ष का व्यक्ति वो कितनी बार सवाल पूछ सकता है या कितना सवाल पूछ सकता है। क्या जब तक हमारे संसद का प्रोसीजर चलेगा तब तक पूछेगा? तो नहीं, इसकी भी हमारी समय सीमा या इसकी भी लिमिट दी गई है। कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री जी से सवाल पूछता है तो एक दिन में एक व्यक्ति केवल और केवल 5 ही प्रश्नों को पूछ सकता है। और ऐसा करना यार लाजमी भी था, ऐसा कानून बनाना लाजमी भी था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सोचिए ना, खुद सोचिए कि अगर एक व्यक्ति को वहां पे मौका दे दिया गया कि खड़े होकर के जो भी सारा सिस्टम है मंत्री जी से सवाल पूछिए, तो वो अगर सवाल पूछने पे आ जाएगा वो तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो परमिशन मिल गई प्रश्न पूछने की। ठीक है, तो इस संदर्भ में अन्य जो विपक्ष का व्यक्ति होगा या अन्य जो मंत्री जी होंगे उनसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में संसद में एक कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में केवल और केवल किसी मंत्री से प्रश्न पूछेगा तो एक दिन में एक व्यक्ति केवल और केवल 5 प्रश्न ही पूछ सकता है। ठीक है, इस कारणवश ये नियम थोड़ा सा अच्छा भी है, तो ज्यादा इसमें वो वाली बात नहीं है। इसको हमने याद रखना, तारांकित प्रश्न और ये पूरक प्रश्न। उसके पश्चात में बात करते हैं अतारांकित प्रश्न की कि ये अतारांकित प्रश्न हमारे क्या होता है। अतारांकित प्रश्न यह एक प्रकार से लिखित रूप में जो भी हमारे विपक्ष होता है वो लिखित रूप में मंत्रियों से क्वेश्चन करता है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि ये जो भी हमारा एक प्रकार से अतारांकित प्रश्न जो होता है ये लिखित रूप में पूछा जाता है, लिखित रूप से। ठीक है, यानी कुछ हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको कि ना ही विपक्ष के द्वारा मौखिक रूप में पूछा जाता है और ना ही जिसकी सरकार होती है, अर्थात जो भी हमारे मंत्री जी हैं उन मंत्री जी के संदर्भ में अगर बात करें तो मंत्री जी हमारे उसको मौखिक रूप में बता भी नहीं सकते। ऐसा क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यार कुछ हमारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हमको बाकायदा रिपोर्ट देनी पड़ती है, बाकायदा उसको डाटा के बेस पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की ही बात कर लीजिए। हम लोग अगर शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो अगर लिखित रूप में पूरा का पूरा डाटा मांगा जाता है, किस राज्य में कितनी साक्षरता दर बढ़ी आपकी सरकार में, कितने स्कूलों को आपने खोला, कितने यूनिवर्सिटी का गठन किया गया आपकी सरकार में, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई गई, कितने स्कूलों को बनवाया गया, गवर्नमेंट स्कूल हमारे कितने खोले गए। ठीक है, और कितने टीचरों की बहाली की गई, कितनी वैकेंसी निकाली आपने शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो शिक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे बन सकते हैं वो विपक्ष के द्वारा हमारे मंत्री जी से पूछा जाता है। ठीक है, अब यार इस प्रकार के इतने ढेर सारे प्रश्न, और इंडिया यार छोटा मोटा देश तो है नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश हमारा इस पृथ्वी पे कौन सा? तो वो हमारा भारत ही है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यार अगर हम लोग बात करें मौखिक रूप में बात करें तो मौखिक रूप में हमारा किसी भी प्रकार का कोई मंत्री इसका ब्यौरा नहीं दे सकता है। इसी कारणवश बहुत मतलब मोटी मोटी हमारी क्या होती हैं, फाइलें बनाई जाती हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। बाकायदा विपक्ष महोदय को ये हमारी रिपोर्ट पकड़ा दी जाती है
कि लीजिए आप ये इस रिपोर्ट को देखिए या इस डाटा को देख लीजिए कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य अभी तक किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार के जो भी सारे प्रश्न हमारे हो सकते हैं वो विपक्ष के द्वारा पूछे जाते हैं और मंत्री जी बाकायदा उनका लिखित रूप में क्या करते हैं, जवाब भी देते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये जो एक प्रकार से याद रखिएगा अतारांकिक, ये एक प्रकार से लिखित रूप में ही होता है। ठीक है, जिसमें बाकायदा पूरा डाटा और ब्यौरा दिया जाता है। एंड इसी के संदर्भ में बात करें, तीसरा हमारा आता है अल्प सूचना। क्या आता है? अल्प सूचना प्रश्न आता है। ये जो अल्प सूचना प्रश्न आता है ये भी अल्प सूचना प्रश्न, ये अल्प सूचना प्रश्न ये भी विपक्ष के द्वारा ही पूछा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। लेकिन इसमें क्या होता है कि अल्प सूचना प्रश्न में ये तब पूछा जाता है जब संसद का सत्र हमारे शुरू हो चुका होता है, तभी पूछा जाता है। और बेसिकली ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हमारे संसद का सत्र जब शुरू होता है तभी पूछा जाता है। लेकिन इन सभी प्रश्नों का एक प्रकार से बोले तो समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो उसी में ये जो अल्प सूचना प्रश्न है, ये अल्प सूचना प्रश्न में फर्क केवल इतना है कि इसमें अगर संसद का सत्र शुरू होने वाला है तो 10 दिन पहले, यानी जिस भी मंत्री को, जिस भी सांसद जी को या जो भी हमारा अन्य व्यक्ति होगा उस सदन का, वो 10 दिन पहले पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करेगा कि अगर संसद में सत्र चलता है तो मैं इन प्रश्नों को अध्यक्ष महोदय के सामने रखूंगा, जो कि फिर वो मंत्री से उसका सवाल या जवाब करेंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय को 10 दिन पहले इन सूचनाओं के संदर्भ में अवगत करा दिया जाता है। और यह जो समय अवधि होती है इसको याद रखिएगा कि 10 दिन पूर्व ही अध्यक्ष महोदय को ये सूचना मिल जाती है या ये लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है कि हमको इस संदर्भ में ये क्वेश्चन, हमको संसद का सत्र अगर शुरू होता है तो हम इन प्रश्नों को पूछेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक नोट पॉइंट और लिखिएगा कि नोट पॉइंट ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि संसद का सत्र हमारे शुरू भी हो गया और संसद का सत्र जब हमारे शुरू हो जाता है तो उसमें बीच में ही इमरजेंसी में कुछ हमारे ऐसे सांसद वगैरह होते हैं, कुछ हमारे मंत्री ऐसे होते हैं जिनको कि इमरजेंसी में सवाल पूछना होता है, यानी पहले से उसके बारे में डिसाइड नहीं किया था कि हमको संसद जब खुलेगा तो इसका प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जब संसद की कार्यवाही चलने लगी तब उन महोदय जी को याद आया कि हमको ये प्रश्न पूछना है, तो क्या वो उसी समय उस प्रश्न को पूछ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बाकायदा संसद के संदर्भ में ये नियम और कानून बनाया गया कि अगर ऐसा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो फिर वो अध्यक्ष महोदय को अवगत कराएगा कि हमको इमरजेंसी में या आपातकाल की स्थिति में इस प्रश्न को पूछना है। तो अध्यक्ष महोदय बाकायदा एक समय निर्धारित करते हैं कि आपका ये जो प्रश्न है ये हम तक आ चुका है और हम इसके लिए एक समय सीमा निश्चित करते हैं। अब वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, आने वाले 3 दिन बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यानी जब अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तब उसकी एक अलग सी डेट निकलेगी और उसकी अपनी एक समय निकलेगा और बाकायदा दिन भी डिसाइड करते हैं कि इस दिन आप इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकायदा उस पे चर्चा होती है बाद में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा अल्प सूचना प्रश्न, जो कि 10 दिन की समय अवधि हमारा होता है संसद में अध्यक्ष महोदय को सूचित करने का। उसके पश्चात में ही कोई भी व्यक्ति हमारा संसद में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में लास्ट जो आता है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट होगा कि ये जो गैर सरकारी है, गैर सरकारी सदस्य होते कौन से हैं? तो मैंने यार अगर क्लास को पूरी एकाग्रता के साथ में देख रहे होगे तो शुरुआत में ही मैंने पहले ही बोला कि अगर संसद का कोई भी व्यक्ति सदस्य है केवल,
तो वो हमारा सरकारी सदस्य नहीं होगा, ठीक है। अगर वो हमारा संसद का भी व्यक्ति है, अर्थात संसद का सदस्य भी है, और सदस्य के साथ साथ में वो कोई मंत्री भी है, तो वो हमारे संसद का सरकारी सदस्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो गैर सरकारी सदस्यों से, अर्थात जो संसद के केवल और केवल सदस्य हैं, यानी मंत्री वगैरह नहीं है, केवल और केवल सदस्य हैं, ठीक है। तो उन सदस्यों से भी हमारे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रश्न काल के अंतर्गत 11 से 12 के मध्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये 4 प्रकार के हमारे माध्यम ऐसे हैं जो कि विपक्ष के द्वारा पक्ष से अर्थात मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा 1 घंटा यही होता है, केवल प्रश्न और उत्तरों का जवाब या लेखा जोखा होता है, ठीक है। इसी के पश्चात में दूसरा आता है हमारा शून्यकाल, अर्थात 12 से 1 के मध्य में क्या होता है संसद में, तो 12 से 1 के मध्य में एक समय निर्धारित किया गया संसद के नियम में, जिसको हम लोग शून्यकाल के नाम से जानते हैं। और बेसिकली संविधान में इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया हमारे संविधान के निर्माताओं ने। बेसिकली 1962 में मीडिया के द्वारा दिया गया यह एक शब्द है जो कि संसद के संदर्भ में बोला गया कि एक समय और निर्धारित किया जाएगा जिसको हम शून्यकाल के नाम से जानते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम और कानूनों का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमको केवल इतना ही याद रखना है कि शून्यकाल होता क्या है। एंड इसी के पश्चात में होता है हमारा 1 से 2 बजे के बीच में लंच होता है, जो कि ये पूरी तरीके से मजा मारते हैं जो भी सारे लोग संसद में होते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में लंच के पश्चात में 1 घंटे पश्चात ये हमारी उसके पश्चात में पूरे के पूरे संसद की प्रक्रिया, हमारा मेन सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो 2 से 6 के मध्य में होता है, ठीक है। जो कि अब हमारा किसी भी नए सिस्टम पे, यानी जो भी हमारा नया नियम या कानून बनाना होगा या विधेयक को लाना होगा या किसी अन्य मुद्दे पे अगर चर्चा संसद में होने वाली होगी तो वो हमारी 2 से 6 के मध्य में होगी, ठीक है। यार फिलहाल में अगर संसद की कभी कार्यवाही देखी होगी तो सारी चीजों से अवगत होंगे, ठीक है। और फिलहाल में देखी होगी तो अच्छा है, नहीं देखी होगी तो और अच्छा है, अब देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात में देख लीजिएगा कि एक प्रकार से अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए देख लीजिएगा कि कम से कम एक बार देखे तो सही कि संसद में होता क्या है, ठीक है। तो देखिएगा जरूर एक बार कि होता क्या है, वहां से सारी चीजें खुद ब खुद हमारी एक प्रकार से क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसी के पश्चात में देखते हैं कि ये 2 से 6 के मध्य में जो भी हमारा प्रक्रिया होती है इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें हमारे कुछ क्या ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो कि लाए जाते हैं, कुछ सरकार के द्वारा लाया जाता है, कुछ विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो उन्हीं सारे प्रस्तावों को लेकर के हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पूरे के पूरे संसद में जो भी हमारे प्रस्ताव हैं उन्हीं को लेकर के संसद में बहस या चर्चा हमारी होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इस प्रक्रिया के संदर्भ में देखते हैं, सबसे मेन संसद का सिस्टम यहीं पे चलता है 2 से 6 के मध्य में, ठीक है। अभी तक तो वो छोटा मोटा खेल था, जो भी सारा था वो पिछली चीजें हो गई कि कब क्या होता है, उसमें सांसद वगैरह मंत्री वगैरह जो भी सारा सिस्टम है देख लिया। लेकिन जो मेन प्रोसीजर होता है वो 2 से 6 के मध्य में होता है, यानी 4 घंटे संसद में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में बहसबाजी या चर्चा हमारी होती है, ठीक है। देखते हैं इसी में कि प्रक्रिया हमारी होती क्या है। इस प्रक्रिया में हम लोग कुछ प्रस्तावों को देखेंगे, इन्हीं प्रस्तावों को लेकर के संसद में घमासान होता है, ठीक है। और देखते भी होंगे कि काफी सारे यार बहसबाजी होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव की। मैंने पहले बोला
कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर के इन प्रक्रिया में काफी सारा घमासान होता है और काफी सारी बहसबाजी इन्हीं मुद्दों पे होती है। धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। धन्यवाद के प्रस्ताव के पश्चात में निंदा प्रस्ताव, याद रखना सारे प्रस्तावों को, निंदा प्रस्ताव, उसके पश्चात में विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एंड इसके पश्चात में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एंड उसके पश्चात में कार्य स्थगन, कार्य स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एंड इसी में हम एक और देखते हैं, कार्य स्थगन के पश्चात में विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। एंड इसी में और भी कई सारे प्रस्ताव हो सकते हैं। यार मैंने इससे पहले भी ये जो हमारी क्लास है संसद के प्रक्रिया से रिलेटेड, इसकी क्लास मैंने शुरुआती दौर में ली थी काफी दिनों पहले, ठीक है। तो उसको भी आप लोग एक बार देखिएगा। फिलहाल में इतनी डिटेल्ड क्लास मैंने वो पहले वाली नहीं ली, इसको डिटेल में हम लोग इस कारणवश अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये अनुच्छेद के अनुसार हम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। वहां पे केवल और केवल हम लोगों ने एक प्रकार से बोले तो फर्जदायगी की थी, ठीक है। इस कारणवश उसको भी एक बार देख लीजिएगा। एंड उसके पश्चात में इसको तो देखिएगा ही देखिएगा, ठीक है। इसी में देखते हैं, इसमें धन्यवाद प्रस्ताव हमारे क्या होता है। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है बेसिकली ये सरकार के द्वारा लाया जाता है। यानी सरकार से क्या तात्पर्य है, सरकार से समझते क्या है, सरकार बेसिकली वही होती है जो कि जिसकी सत्ता होती है। फॉर एग्जांपल मोदी जी है हमारे, तो क्या मोदी जी सरकार हो गए, ऐसा नहीं है। मोदी जी अकेले सरकार हो गए तो ऐसा नहीं है। मोदी जी होंगे, उनके पीछे पूरे के पूरे कुछ ना कुछ हमारे मंत्री होंगे, कुछ ना कुछ उनके अपने सांसद होंगे। वही जो उनकी मंत्रिमंडल है, वही जो उनकी मंत्रीगण है, वही जो उनकी मंत्री परिषद है, उसी को हम सरकार बोलते हैं, ठीक है। वही है उनकी अपनी सरकार। तो उन्हीं सरकार के द्वारा एक हमारे संसद में प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और सरकार इस प्रस्ताव को बाकायदा आधे बहुमत से क्या करती है, आधे बहुमत से पारित करती है। अगर आधे बहुमत से ये प्रस्ताव हमारे संसद में पारित हो गया तो ये प्रस्ताव फिर क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव हमारा पारित हो जाता है। और यह प्रस्ताव लाया कब जाता है, तो यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पश्चात लाया जाता है। अगर आर्टिकलों से रूबरू हो चुके होंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण, यार अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आर्टिकलों से रूबरू हो चुके होंगे या मेरी क्लास को शुरुआत से अटेंड कर रहे होंगे तो इस भारतीय संविधान के संदर्भ में अपनी स्वयं की एक बौद्धिक क्षमता विकसित कर चुके होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्योंकि ऐसी तमाम सारी चीजों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि अगर हम उन सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से अपने स्वयं के माध्यम से और इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो हमारी स्वयं की अपनी एक बौद्धिक क्षमता बड़ी ही बेहतरीन तरीके से निखरेगी, ठीक है। और अगर हमारी बौद्धिक क्षमता निखर चुकी होगी तो हम लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। तो यह हमारे अनुच्छेद, यार पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 86 का अध्ययन किया होगा। आज हम लोग अनुच्छेद 118 पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 86 में देखा था कि राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण देते हैं संसद में, जो कि ये हमारे प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। और एक हमारा होता है अनुच्छेद 87 अर्थात 87, वो उसमें राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपना अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण
यानी एक होता है अभिभाषण और एक होता है भाषण, ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात में ही ये हमारा धन्यवाद प्रस्ताव स्टार्ट होता है, और जब यह स्टार्ट होता है तो संसद में आधे बहुमत से इसको पारित करना पड़ता है, अर्थात लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। तो लोकसभा की बात करें 545 में से आधे सदस्यों की बात करें, अर्थात बहुमत दल की बात करें जिसकी सरकार होगी, तो सरकार बनाने के लिए 273 सीटें अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास में है तो उसकी सरकार हमारी बन जाती है। वही हमारे बोला कि धन्यवाद प्रस्ताव अर्थात 1/2 बहुमत जिसके भी पास में है वो हमारा सरकार क्या करेगी, धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर देगी, ठीक है। इसको हमने याद रखना है। संसद की प्रक्रिया के अंतर्गत ये प्रस्ताव हमारा लाया जाता है जिसको हम धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। दूसरा निंदा प्रस्ताव होता है। क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। ये बेसिकली विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और किसके ऊपर लाया जाता है? तो यह बेसिकली विपक्ष के द्वारा ये हमारी सरकार के ऊपर लाया जाता है। सरकार में कौन? मैंने अभी बोला कि सरकार में जो भी हमारे मंत्री होंगे या पूरी की पूरी जो हमारी मंत्रिपरिषद होगी उसी को हम सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये निंदा प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा हमारा प्रॉपरली किसी मंत्री के संदर्भ में या पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये प्रस्ताव लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे शिक्षा मंत्रालय को ही ले लीजिए, सारे के सारे एग्जाम्पल मुझसे जो निकल रहा वो शिक्षा मंत्रालय से ही निकल रहा, ठीक है। तो बेसिकली कई सारे आप लोग यार कुछ भी ले सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, तो ऐसे कई सारे हजारों डिपार्टमेंट हैं भारत देश के अंतर्गत जो कि अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का कोई भी मंत्री हमारा हुआ, विपक्ष के द्वारा उनसे क्वेश्चन किया गया, ठीक है, और उन्होंने जवाब दिया भी तो अच्छी बात है, नहीं दिया अगर आनाकानी कर दी जवाब देने में तो तुरंत निंदा प्रस्ताव लाया जाए। विपक्ष फिर अध्यक्ष महोदय से बोलते हैं कि ये हमारे प्रश्नों का मतलब आंसर ना दे करके ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ में एक प्रस्ताव लाया जाए जिनको हम निंदा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हुआ किसी मंत्री के संदर्भ में, और यह प्रस्ताव पूरे के पूरे सरकार के संदर्भ में भी लाया जा सकता है, अर्थात पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भी लाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। अगर पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में लाया गया तो फिर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद हमारी इस्तीफा देगी, अर्थात अगर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो सरकार वहीं पे हमारी गिर जाती है, ठीक है। और अगर मंत्री के द्वारा दिया गया तो फिर यार मंत्री ने अगर इस्तीफा दिया तो फिर भी हमारी सरकार गिरनी तय है, ठीक है। क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति हमारे इस्तीफा देता है तो फिर यार ऐसा क्यों, सरकार क्यों गिरती है? क्योंकि बहुमत दल कम हो जाता है। बहुमत दल कितना माना गया? बहुमत दल आधा माना गया, अर्थात 273 सीटों में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद हमारे इस्तीफा देगा तो बहुमत दल कम होगा, बहुमत दल कम हुआ तो सरकार हमारी गिर गई, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय इस पे हमारे एक प्रकार से एक छूट भी देते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अवगत करा देते हैं कि आपकी सरकार गिरने वाली है, आप या तो गठबंधन के माध्यम से अपनी सरकार को बनाइए या तो फिर गठबंधन ना करके आप फिर बहुमत दल को सिद्ध कीजिए, तभी आपकी सरकार रह पाएगी सत्ता में, अन्यथा हम दोबारा चुनाव करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम हमारा संसद में होता रहता है, इसको भी हमने याद रखना। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये विश्वास प्रस्ताव हमारा सरकार के द्वारा ही लाया जाता है कि एक प्रकार से इसमें पहले अविश्वास प्रस्ताव समझते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा ऐसा होता है कि ये हमारा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसमें ये बोला जाता है कि आपकी सरकार पे हम विश्वास नहीं करते हैं,
अर्थात आपकी सरकार हमारे दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा फिर एक प्रस्ताव संसद में लाया जाता है जिसको अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बेसिकली यह भी आधे बहुमत से ही पारित किया जाता है। और जब विपक्ष के द्वारा हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसी संदर्भ में जिसकी सरकार होती है वो फिर विश्वास प्रस्ताव लाता है, अर्थात वो अपनी सरकार को सिद्ध करने का प्रयास करता है अध्यक्ष महोदय के सामने या राष्ट्रपति महोदय के सामने कि हमारे पास में बहुमत दल है। हमारे अपना एक प्रकार से बोले तो विश्वास प्रकट करते हैं संसद में कि हमारे पास में इतने मंत्रियों का साथ है, इतने मंत्री इतने सांसद हमारे सपोर्ट में हैं, अर्थात एक प्रकार से विश्वास दिलाते हैं। तो ये हमारा विश्वास प्रस्ताव होता है एक प्रकार से, जो कि सरकार के द्वारा लाया जाता है। और इसमें एक प्रकार से बोले तो 50 हमारे मंत्री या सांसदों से लिखित रूप में ले लिया जाता है सरकार के संदर्भ में, जो कि एक प्रकार से इनके फेवर में ही होते हैं। ठीक है, यह भी आधे बहुमत से ही पारित होता है, अर्थात 273 सीटों से पारित होता है। उसके पश्चात में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह भी एक प्रकार से संसद में ही यह प्रस्ताव लाया जाता है। बेसिकली कोई भी हमारा सांसद होगा तो वो बेसिकली प्रॉपरली किसी मंत्री के संदर्भ में लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से वही शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड कोई भी मंत्री अगर हमारा संसद में बैठा है, संसद में कोई भी मंत्री है और उनसे हमारे जो भी सांसद महोदय होंगे विपक्ष के, वो हमारे बाकायदा क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे कि एक प्रकार से क्वेश्चन हमारे किया गया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी हमारा एक प्रकार से बोले तो सांसद ने मंत्री जी से सवाल पूछा और मंत्री जी आनाकानी करते हुए उनका जवाब ही नहीं दिया, तो बेसिकली एक प्रकार से कुछ ऐसा प्रश्न करते हैं, प्रॉपरली किसी मंत्री से करते हैं, किसी विभाग के किसी मंत्री से करते हैं अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के नाम से जानते हैं कि प्रॉपरली किसी मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव हमारा ऐसा प्रस्ताव होता है संसद में जो कि हमारा किसी भी अगर मुद्दे पर या किसी भी विधेयक पर अगर संसद में पहले से ही चर्चा चल रही होती है तो उस चर्चा को छोड़ करके किसी अन्य विधेयक पर या किसी अन्य चीज पर अगर या किसी अन्य मुद्दे पर हमारी चर्चा होने लगती है तो इसी को हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, अर्थात पहले वाले कार्य को स्थगित कर दिया जाता है। और यह पहले वाला कार्य क्यों स्थगित किया जाता है? इस कार्य को इस कारणवश स्थगित करेंगे क्योंकि अब जो हम नया कार्य करने वाले हैं या नए मुद्दे पर जो बहस करने वाले हैं ये पहले वाले की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कारणवश हम पहले वाले कार्य को रोक करके अब जो नया मुद्दा आया है ये जनता के हित में होगा, जनता के लिए होगा, इस कारणवश हम क्या करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? तो ये जस्ट हमारा ध्यान आकर्षण की तरह होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, कि कोई भी मंत्री हमारा अगर सवाल जवाब करने से मना करता है तो विपक्ष के द्वारा क्या होता है, विपक्ष के द्वारा इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो किसी भी मंत्री से अगर कोई भी विपक्ष का व्यक्ति सवाल पूछता है तो ऐसा नहीं है कि मंत्री जी हमारे मना कर देंगे कि नहीं हम इसका उत्तर आपको नहीं देंगे। इस संदर्भ में सांसद महोदय जी अगर गुस्सा हो गए तो वो फिर उस संसद में एक प्रस्ताव लाएंगे जिसको हम विशेषाधिकार प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, क्योंकि सांसद महोदय ये जानते हैं कि संसद में हमको भरपूर स्वतंत्रता मिली है कि हम प्रस्ताव ला सकते हैं। कोई भी मंत्री अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम प्रस्ताव लाएंगे आपके ऊपर और आप फिर बड़े बेहतरीन अंदाज में आप जवाब भी दोगे। ठीक है, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसके ऊपर
प्रावधान हमारे होता है कि कुछ ना कुछ दंडात्मक प्रावधान आपको किए जाएंगे या आपको कुछ समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है या तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, मैंने इसी कारणवश अभी बोला कि संसद में जो भी सारा सिस्टम होता है वो यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में होता है। तो एक बार आप लोग देखिएगा जरूर कि संसद में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसी के संदर्भ में ये दोनों के दोनों आर्टिकल हमारे यही सारी चीजों को बताते हैं। फिलहाल में इसकी एक क्लास हम और अटेंड करेंगे, एक में, जहां पे हम लोग संसद की कुछ समितियां होती हैं, यानी संसद के द्वारा कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो कि फिर वो पूरे भारत देश के संदर्भ में कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं, मोदी जी की सरकार है वर्तमान में तो सारा का सारा कार्य मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके मंत्रियों के द्वारा कुछ हमारी समितियां बनाई गई, वही समिति हमारी पूरा का पूरा भारत देश का कार्यभार संभाल रही है। ठीक है, नाम केवल इन लोगों का हो जाता है। वैसे भी ये कितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ठीक है, तो नेता नगरी, जनता जिसको भी बिठा दे वही राजा है। ठीक है, तो फिलहाल में राजनीति के खबरों से रूबरू रहेंगे लेकिन राजनीति से जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में, इसी नए मतलब भारतीय संविधान के संदर्भ में ही किसी नए चैप्टर में और नए अनुच्छेद के साथ में। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। जय हिंद।